Chapters 417 Enduring the Earth Calamity, 2/2, 418 Losses and Gains, 419 Fang Zheng Spain, 420 Meeting of Brothers. Chapter Start. Blue Charm Lightning Shadow ने अपना सर पकड़ लिया और दर्द से चीखने लगा। नीली बिजली बिना किसी टारगेट के इधर उधर चमकने लगी और काफी देर बाद शांत हुई। साफ था कि डांग माउंटेन में घुसते हाईएस्ट लाइटनिंग फिगर की आत्मा को काफी चोट पहुंची थी। डांग पलस के अंदर फैंग युआन का चेहरा राख जैसा हो गया जब उसने धुएं में ये मंजर देखा। अगर लैंड स्पिरिट ने ठीक वक्त पर यूज टेलीपोर्ट ना किया होता तो वो अब तक शायद मर चुका होता। लिटिल हु इमोर्टल ने अपनी छाती पर हाथ रखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और एनी में अब भी डर साफ दिख रहा था। कंगाली में आता गीला। ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो का इस लड़ाई में शामिल होना बिना शक चीजों को और भी बदतर बना रहा था। अपना स्नीक अटैक फेल होने के बाद ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो गुस्से से तिलमिला उठा और लगातार डांगहू माउंटेन से टकराने लगा। जब भी वो डांगहू माउंटेन से टकराता, डांगहू पलस में झटके महसूस होते। टक्कर से मिट्टी और पत्थर उड़ने लगे और पहाड़ पर उसके हमलों से बड़े बड़े झुलसे हुए गड्ढे बन गए। ये मंजर देखकर फैंग युआन का दिल खून के आंसू रो रहा था। ये डांगहू माउंटेन था। इस पूरी दुनिया में ये सिर्फ एक ही था। खुशकिस्मती से दर्जनों टक्करों के बाद ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो ने अपने हमले रोक दिए। उसकी आत्मा को काफी नुकसान पहुंचा था और उसके चारों तरफ की बिजली काफी बेकाबू हो रही थी। उसने दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं की। इस दौरान लैंड स्पिरिट ने स्वॉम्प क्रैब को डूबा और टेलीपोर्ट किया था। कुल मिलाकर उन्होंने उस पर हरे अंगूर के इमॉर्टल एसेंस के 5 मोती बर्बाद कर दिए थे। और जो कभी ना खत्म होने वाली फॉक्स आर्मी थी वो अब खत्म होने की कगार पर थी। जो बात लिटिल हु इमोर्टल को और भी मायूस कर रही थी वो ये थी कि इस डेसोलेट बीस्ट को सिर्फ मामूली चोटें आई थी और वो अभी भी पहले की तरह आगे बढ़ रहा था। वो एक ऐसी हड्डी की तरह था जिसे तोड़ना नामुमकिन हो। चाहे वो ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो हो या स्वॉम्प क्रैब, दोनों का एक हाई टारगेट था, सेंट्रल एरिया को तबाह करना, इमॉर्टल एसेंस को खत्म करना और लैंड स्पिरिट को मार डालना। उनका आखिरी मकसद पूरे ब्लेस्ड लैंड को बर्बाद करना था। वो दोनों एक ही तरफ थी और उनके बीच कोई झगड़ा नहीं था, बल्कि वो एक दूसरे का साथ दे रहे थे। जब फैंग युआन और लैंड स्पिरिट इस स्वॉम्प क्रैब की वजह से परेशान थे, ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो ने डांगहू माउंटेन को छोड़ दिया और अपना टारगेट खुद ब्लेस्ड लैंड को बना लिया। उसमें अब डांगहू माउंटेन से टकराने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने इस ब्लेस्ड लैंड के आसमान और जमीन पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने जो कुछ भी देखा सब तबाह कर दिया और हर जगह गड्ढे बना दिए। आसमान टूटने लगा और उसमें टूटे हुए शीशे जैसे निशान पड़ गए। फैंग युआन को गहरी लाचारी महसूस हुई। गड़बड़ है मालिक, ब्लेस्ड लैंड में एक छेड़ हो गया है, लिटिल हु इमोर्टल ने जल्दी से कहा। ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो के हमलों ने दुनिया को तोड़कर एक छेड़ बना दिया था। छेड़ के आसपास का पूरा एरिया काट कर अलग कर दो, फैंग युआन ने बेपरवाही से कहा। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। क्या? लिटिल हु इमोर्टल ने अपनी एड़ी फैला दी और हैरानी से चीख पड़ी। अगर उन्होंने इस तरह से एरिया काट दिया तो वो यूज कभी वापस नहीं जोड़ पाएंगे। ब्लेस्ड लैंड के छेदों को इमॉर्टल एसेंस से ठीक किया जा सकता था। अगर छेदों को वक्त पर ठीक ना किया जाए और उन्हें बढ़ने दिया जाए तो वो बाहर की दुनिया के लिए एक रास्ता बना देंगे। एक बार रास्ता बन गया तो ब्लेस्ड लैंड के बाहर के गू इमॉर्टल्स जरूर अंदर घुस आएंगे और हर तरह की साजिशें करेंगे। इस वक्त हालात और भी बेकाबू हो जाएंगे। टीएनटी माउंटेन पर डेमोनिक पाथ के गू इमॉर्टल्स थे। राइचस पाथ के गू इमॉर्टल्स हमला करने की हिम्मत नहीं करते थे क्योंकि उनके पास बहुत सारे बिजनेस और एसेट्स थे। लेकिन डेमोनिक पथ में पागल लोगों की कमी नहीं थी। वो अकेले घूमते थे और खतरों से खेलना पसंद करते थे। वैसे भी फैंग युआन ने अपनी पिछली जिंदगी में ये सब बहुत किया था। फैंग युआन के हुक्म पर लिटिल हु इमॉर्टल ने बार बार आसपास के आधे स्क्वायर किलोमीटर के ब्लेस्ड लैंड को काट कर अलग कर दिया। ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो लगातार दुनिया को तबाह करके छेड़ बनाता रहा और लैंड स्पिरिट लगातार उन्हें काटी रही। स्वॉम्प क्रैब बार बार डांगहू माउंटेन की तरफ बढ़ता रहा। लैंड स्पिरिट के पास उस बार बार टेलीपोर्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस्तेमाल हुए हरे अंगूर के प्राइमेवल एसेंस की संख्या अब 13 मोतियों तक पहुंच गई थी। हु ब्लेस्ड लैंड छोटा हो गया और इतना सारा इमॉर्टल एसेंस भी चला गया। लिटिल हु इमॉर्टल की एग से आंसू बहने लगे और वो सिसकने लगी। रोना बैंड करो, फैंग युआन ठंडे से चिल्लाया। उसका चेहरा राख जैसा था। फ्लैट देर करने का कोई फायदा नहीं। हमारी आखिरी उम्मीद इन दोनों फाटन को मारने में है। लेकिन मेरे पास अटैक टाइप इमॉर्टल गू नहीं है और रैंक 5 गू से स्वॉम्प क्रैब पर हमला करके जल्दी कोई नतीजा निकालना मुश्किल है।
ए फ्लैट, मेरे पास जुआ खेलने के अलावा कोई चारा नहीं है। फैंग युआन ने दांत पीस लिए और उसके चेहरे पर एक पागलपन वाला डिटर्मिनेशन आ गया। डेसोलेट बीस्ट्स बहुत ताकतवर द सिर्फ अपने विशाल जिस्म और तेजी से ठीक होने की सहमता के बाल पर वो ZYA डटार रैंक 5 गू को नजरअंदाज कर सकते थे। खासकर यह स्वॉम्प क्रैब। इसका डिफेंस बहुत मजबूत था और डेसोलेट बीस्ट्स में भी ये अपटिया का था। फैंग युआन के पास बहुत सारे रैंक 5 गू थे, टर्न गोल्ड गू, सॉफ्ट बोन्स गू, पिच ब्लैक गू और भी, लेकिन उन्हें स्वॉम्प क्रैब के खिलाफ इस्तेमाल करना झील में कंकड़ फेंकने जैसा था। उनसे सिर्फ हल्की सी लहर ही पैदा हो सकती थी। थोड़ा सा असर देखने के लिए उन्हें लगातार हमला करना पड़ता। लेकिन फैंग युआन इन गू को एक्टिवेट करके हमले में शामिल नहीं हो सकता था। अगर वो पहाड़ से निकलता तो उसका सामना ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो के हमलों से हो सकता था। वो गू वॉर्म्स को इस्तेमाल करने के लिए लैंड स्पिरिट को दस सकता था, लेकिन वो यह रिस्क लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लैंड स्पिरिट्स भी मर सकते थे, और अगर वो ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो से मारा गया तो फैंग युआन के पास फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू को एक्टिवेट करने का भी कोई जरिया नहीं बचता। सिर्फ इमॉर्टल गू हाई हालात बदल सकते थे। फैंग युआन के पास शायद दो इमॉर्टल गू द, लेकिन दोनों में से किसी के पास ऑफेंसिव एबिलिटीज नहीं थी। ए फ्लैट यूज टेलीपोर्ट मत करो, इस कमीने स्वॉम्प क्रैब को डांग माउंटेन पर हमला करने दो। फैंग युआन ने मजबूती से कहा और लैंड स्पिरिट को हुक्म दिया, डांग माउंटेन की पूरी ताकत इस्तेमाल करो। रिंग। डांग माउंटेन को लिटिल हु इमॉर्टल ने ऐप तक कंट्रोल में रखा हुआ था, और अब जब उस आखिरकार खुला छोड़ा गया तो पूरे पहाड़ पर घना कोहरा छाने लगा। एक विशाल और बिना रूप की आत्मा को हिला देने वाली ताकत पहाड़ से फूट पड़ी, जो 3000 कदम दूर तक फैल गई और अपने आसपास की हर चीज को मिटा दिया। सिर्फ डांग प्लस लैंड स्पिरिट के कंट्रोल में सही सलामत था। जायंट स्वॉम्प क्रैब जल्द हाई डांग माउंटेन के पास पहुंच गया। डांग माउंटेन की शक्ति के आगे उसका मजबूत शेल कोई भी डिफेंस नहीं दे पा रहा था। उसकी आत्मा पर जबरदस्त हमले हुए, जिससे उसकी हरकतें धीमी हो गईं। लेकिन इससे वो और भी ज्यादा भड़क गया और उसने अपनी स्पीड दोगुनी कर दी, डांग माउंटेन की तरफ बढ़ते हुए। बम! उसके विशाल पंजों ने लोहे के क्लैम्प्स की तरह डांग माउंटेन पर जोर से वार किया। मजबूत चट्टानें आते की तरह कमजोर हो गईं। जैसे ही हमले ने उन्हें कुचल दिया, टक्कर से गद्दे बन गए। वो विशाल गड्ढा कम से कम 0.6 एकर्स चौड़ा था। धुआं और धूल चारों तरफ उड़ने लगी और पूरा डांग पलस भी झटकों से हिल गया। लैंड स्पिरिट लिटिल हु इमॉर्टल का चेहरा झटके से पीला पड़ गया। डांग पैलेस लगातार हिल रहा था, छत से धूल गिरने लगी थी और दीवारों और खंभों पर गहरी दरारें पड़ गई थी। अचानक लिटिल हु इमॉर्टल ने एक दर्दनाक चीख मारी। बुरा हुआ। वो ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो ऐप उत्तर की तरफ चला गया है और खुले आम आसमान और जमीन को तबाह कर रहा है, बहुत सारे छेड़ बना रहा है। फैंग युआन के सामने की तस्वीर बदल गई और यूएस में ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो के हमले और छेड़ बनाने का मंजर दिखने लगा। ब्लेसड लैंड के पूर्वी और उत्तरी हिस्से अर्थ कैलामिटीज की बची हुई ताकत से खराब हो चुके थे और बाकी इलाकों से कमजोर थे। ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो ने इन कमजोरियों को देख लिया और अनपढ़ हमला करना शुरू कर दिया। शुक्र है हमने पानी और आग का मसाला हाल कर लिया था, वरन ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो की तबाही का नतीजा 10 गुना ज्यादा बुरा होता। मालिक, अब हमें क्या करना चाहिए? लिटिल हु इमॉर्टल घबराहट में थी। हालात बेहद खराब हो चुके थे। स्वॉम्प क्रैब एक लोहे के हथौड़े की तरह था जो सीधे दिल पर वार कर रहा था और लगातार इमॉर्टल एसेंस खत्म कर रहा था, साथ ही डांग माउंटेन को भी तोड़ रहा था। और ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो एक बेहद खतरनाक जहर की तरह था। वो जानबूझकर ब्लेस्ड लैंड के कमजोर हिस्सों को ढूंढ रहा था और अनपढ़ चोट कर रहा था। उसके द्वारा बनाया गया हर छेड़ ब्लेस्ड लैंड के लिए एक ताज़ा जख्म जैसा था। फैंग युआन की ईद में एक मनहूस चमक आ गई। हालात और भी गंभीर होते जा रहे थे, लेकिन इसने उसके अंदर लड़ने का जज्बा और भी भड़का दिया था। लैंड स्पिरिट, जब भी तुम स्वॉम्प क्रैब को टेलीपोर्ट करो, यूज 3000 कदम दूर भेजो। जी। फासला कम होने से इमॉर्टल एसेंस का खर्च भी कम हो गया और डांग माउंटेन की सोल शेकिंग पावर 3000 कदम के दायरे में काम करती थी, जिससे स्वॉम्प क्रैब की आत्मा को चोट पहुंच रही थी। लैंड स्पिरिट, पूरे नॉर्दर्न एरिया को काटकर अलग कर दो। फैंग युआन ने एक और हुक्म दिया। क्या? लिटिल हु इमॉर्टल हक्की बक्की रह गई और उस अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड का नॉर्दर्न एरिया 600 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा था और फैंग युआन पूरा इलाका छोड़ना चाहता था। एक बार उन्होंने एरिया काट दिया तो वो इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड उस इलाके को हमेशा के लिए खो देगा। यह फैंग युआन की तरफ से एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी।
हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड में कुल 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन थी और वो उसका छठा हिस्सा काट रहा था। मालिक, यह लिटिल हु इमोर्टल हिचकिचाए। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। फैंग युआन की निगाहें सामने की तस्वीर पर टिकी हुई थी जब उसने सख्त आवाज में चिल्लाया। लिटिल हु इमोर्टल के गुलाबी होठ आपस में जुड़ गए और उसकी ऊँग आंसुओं से भर गईं। आंसू नीचे गिरने लगे और वो जोर जोर से रोने लगी। लैंड स्पिरिट्स ब्लेस्ड लैंड के प्रतिनिधि थे। ब्लेस्ड लैंड का एक हिस्सा काटना अपने ही मांस को काटने जैसा था, और पूरे नॉर्दर्न एरिया को छोड़ देना एक इंसान के अपने एक पैर काटने जैसा था। मालिक, मत करो, ऐसा मत करो। लिटिल हु इमोर्टल जोर से रोई और मिन्नतें करने लगी। लेकिन फैंग युआन का चेहरा पत्थर जैसा था और उसने जरा भी समझौता नहीं किया। मालिक के हुक्म को टाला नहीं जा सकता था। लिटिल हु इमोर्टल को दर्द सहकर पूरा नॉर्दर्न एरिया काटना पड़ा। वो ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो इस वक्त नॉर्दर्न एरिया के बीच में था, दुनिया को तबाह कर रहा था और छेड़ बना रहा था। अचानक उस कुछ गड़बड़ लगी और वो तुरंत हिला, नॉर्दर्न एरिया से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन 5 किलोमीटर के फासले की वजह से वो भाग नहीं सका और नॉर्दर्न एरिया में फंस गया। उसने एक दर्दनाक और तीखी चीख मारी, उसकी आवाज में गुस्सा और बेबसी साफ थी। लेकिन अस थोड़े से फासले ने उसकी किस्मत तय कर दी। ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो को नॉर्दर्न एरिया के साथ ही गायब होकर बाहर की दुनिया में जाना पड़ा। कामयाब। फैंग युआन इस मंजर को देखकर खुशी से लगभग चिल्लाए पड़ा। अगर ये नॉर्मल वक्त होता जहां ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो की आत्मा में कोई चोट ना होती, तो वो जरूर वक्त रहते रिएक्ट कर लेता। अगर उसने दुनिया पर पागलों की तरह हमले करके अपनी एनर्जी बर्बाद ना की होती और उसकी स्पीड कम ना हुई होती, तो वो जरूर बच निकलता। नाजुक मोड़ पर फैंग युआन ने दर्द से कर अपने बड़े फायदे के लिए एक छोटी कुर्बानी दी और आखिरकार इस आफत से निपट लिया। ए फ्लैट वो बाहर की दुनिया में क्या आफतें लाएगा, ये फैंग युआन की चिंता का विषय नहीं था। बम बम बम। पूरा डांग माउंटेन अभी भी हिल रहा था। डेसोलेट बीस्ट स्वॉम्प क्रैब की आत्मा बहुत मजबूत थी और उसने जबरदस्ती प्रेशर झेला, लगातार डांग माउंटेन पर हमला करता रहा। वो डांग माउंटेन के जितना करीब आता, सोल शेकिंग पावर यूटीएनआई मजबूत हो जाती। लिटिल हु इमोर्टल ने स्वॉम्प क्रैब को बार बार टेलीपोर्ट किया। ए फ्लैट, ये दोनों तरफ से बुनियाद की लड़ाई थी। अगर डेसोलेट बीस्ट की आत्मा की बुनियाद मजबूत थी और उसने डांग माउंटेन को गिरा दिया, तो यह फैंग युआन की हार होती। इसके विपरीत, अगर डांग माउंटेन नहीं गिरा, तो यह अर्थली कैलेमिटी की हार होती। बम बम। डांग पलस के खंभे टूट गए और छत के बीम्स चटक गए। धूल और मिट्टी हर तरफ उड़ रही थी, साथ में लिटिल हु इमोर्टल के सिसकने की आवाजें भी आ रही थी। फैंग युआन एक ठंडे एक्सप्रेशन के साथ शांत खड़ा था। ताकत, मुझे और ताकत चाहिए। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और अपने दिमाग में एक गुस्से भरी चीख निकाली। ऐसा क्यों था कि इतना आगे बढ़ने के बाद भी वो आसमान और जमीन के सामने, किस्मत के सामने अभी भी इतना कमजोर था? तो बढ़ते रहो और मजबूत बनते रहो, और ज्यादा, और भी ज्यादा मजबूत। जैसे ही उसने चुपके से चिल्लाया, स्वॉम्प क्रैब की हरकतें धीरे धीरे कम होने लगी और आखिरकार वो डांग माउंटेन की कमर पर गिर गया, मर चुका था। एक मुश्किल भरे सफर के बाद छठी अर्थली कैलेमिटी आखिरकार खत्म हो गई। चैप्टर 418, नुकसान और फायदे। फैंग युआन डांग पलस से बाहर निकला। गुलाबी क्रिस्टल का पहाड़ हर तरफ से छेदों से भरा था। टूटे हुए पत्थर जमीन पर बिखरे पड़े एक दर्दनाक नजारा पेश कर रहे थे। ताजा लाल खून, पीली गंदी कीचड़, लोमड़ी और केकड़े की लाशें एक साथ मिली हुई थी। डेसोलेट बीस्ट स्वॉम्प क्रैब का विशाल शरीर डांग माउंटेन की कमर पर पड़ा हुआ था। वो एक छोटे पहाड़ जैसा लग रहा था और सबका ध्यान खींच रहा था। हल्की हवा फैंग युआन के काले बालों पर चल रही थी, जब उसकी अजीब काली एड़ बैटलफील्ड को घूर रही थी। खून की तेज गंध फैंग युआन के नथुनों में घुस गई। ठीक उसके पीछे लिटिल हु इमोर्टल लैंड स्पिरिट की एड़ लाल थी, उसके चेहरे पर आंसू थे। उसने सूंघते हुए रिपोर्ट किया, मालिक, हमें बहुत भारी नुकसान हुआ है। हमने लगभग 666 स्क्वायर किलोमीटर जमीन खो दी है और हमारे पास अब सिर्फ इमोर्टल एसेंस के 68 मोती बचे हैं। हमारी 40,700,000 की फॉक्स आर्मी अब सिर्फ 3,10,000 रह गई है। और गू वॉर्म्स की बात करें तो हमने लगभग 7 लाख खो दिए हैं। हु इमोर्टल ने इतने सालों तक अपने ब्लेस्ड लैंड को संभाला था। इस आफत के बाद पूरे ब्लेस्ड लैंड ने लगभग 40 साल का डेवलपमेंट खो दिया था। लेकिन फैंग युआन ऐसा नहीं सोच रहा था। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी निगाहें अपने दिल की खुशी को छिपा नहीं पा रही थी। वो इस अर्थली कैलेमिटी से बच गया था। ये एक रुकावट थी। अब जब वो इससे बच गया था, फैंग युआन के पास सुधारने का वक्त था।
उसके पास 7वीं अर्थली कैलेमिटी से निपटने के लिए काफी वक्त था। रोना बैंड करो, ब्लेस्ड लैंड सुरक्षित है, इसका मतलब हमारी उम्मीद भी सुरक्षित है। डांग हिल माउंटेन नहीं गिरा, इसलिए हमारे पास फिर से शुरू करने के लिए रिसोर्सेस हैं। भले ही हमने कुछ जमीन खो दी, लेकिन शॉर्ट रन में हम वैसे भी उस जमीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इससे हमारे डेवलपमेंट में कोई रुकावट नहीं आएगी। फैंग युआन ने लैंड स्पिरिट के सिर पर थपथपाया, उस तसल्ली देते हुए, देखो, जल्द ही डांग हिल माउंटेन गटस्टोन से भर जाएगा और हम रॉकमे का एक और ग्रुप कंट्रोल करेंगे। सबसे जरूरी बात, वो ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो बाहर निकल दिया गया है, अब हम बिना किसी चिंता के डेवलप कर सकते हैं। हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड जरूर फिर से खिलेगा। ये लड़ाई बहुत घमासान और दुखद थी। डांग हिल माउंटेन के पास अनगिनत लोमड़ियां और केकड़े मारे थे। साथ ही स्वॉम्प क्रैब की आत्मा पहाड़ की वाइब्रेशन से टुकड़े टुकड़े हो गई थी और डांग हिल माउंटेन में समा गई थी। जल्द ही, ज्यादा देर नहीं, डांग हिल माउंटेन पर बड़ी संख्या में गुडस्टोन्स लगातार दिखने लगेंगे। मालिक की बातें अजीब हैं पर सही लगती हैं। लिटिल हु इमोर्टल ने रोना बैंड कर दिया और आराम से सोचा, उस लगा कि वो सही कह रहा है। अर्थली कैलेमिटी एक परीक्षा जैसी थी। हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड इससे पार कर गया। इसमें न सिर्फ बड़े नुकसानदार बल्कि बड़े फायदे भी थे। कितने अफसोस की बात है, इस स्वॉम्प क्रैब में बहुत सारे गू वॉर्म्स रहते थे, लेकिन अब डांग हिल माउंटेन ने उन सबको मार डाला। लिटिल हु इमोर्टल ने मुंह बनाया, इस स्वॉम्प क्रैब की लाश को गुस्से से देखते हुए। खुश हो जाओ, इस डेसोलेट बीस्ट के पास कोई इमोर्टल गू नहीं था, वरन शायद हम यहां खड़े नहीं होते। फैंग युआन ने गहरी सांस ली। ये इस पूरी मुसीबत का सबसे खुशकिस्मत हिस्सा था। एक महत्वपूर्ण इमोर्टल गू अपनी जबरदस्त काबिलियत से आसानी से पूरे हालात को पलट सकता था। अगर इस स्वॉम्प क्रैब के पास एक इमोर्टल गू होता भी और वो फैंग युआन द्वारा मारा जाता, तो फैंग युआन उस इमोर्टल गू को कैसे पकड़ता, ये भी एक बड़ी समस्या थी। हो सकता था कि ये वाइल्ड इमोर्टल गू ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो की जगह ले लेता और हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड के लिए अगला बड़ा खतरा बन जाता। फैंग युआन इस अर्थली कैलेमिटी से बचकर ही काफी संतुष्ट था। आखिरकार वो सिर्फ एक रैंक 4 अपर स्टेज का मॉर्टल गू मास्टर था, फिर भी उसने एक ऐसे डेसोलेट बीस्ट को मार गिराया था जो गू इमोर्टल्स के लिए भी एक समस्या था। लैंड स्पिरिट, बैटलफील्ड साफ कर दो। स्वॉम्प क्रैब की लाश को अच्छे से संभाल कर रखो, मैं आराम करने जा रहा हूं। फैंग युआन ने एक बार फिर चारों तरफ देखा और फिर रिलैक्स किया। उस तुरंत ही सख्त थकान महसूस हुई। उसने लाखों लोमड़ियों को कमांड किया था, उसकी आत्मा और दिमाग हद से ज्यादा इस्तेमाल हो गए थे, उस तुरंत नींद की जरूरत थी। ठीक है, लिटिल हु इमोर्टल ने जल्दी से जवाब दिया जब उसने चमकती एल से स्वॉम्प क्रैब के शेल को देखा। हर डेसोलेट बीस्ट एक चलता फिरता खजाना था। उसके शरीर में खून, बाल, हड्डियां, आंतें सब बेहतरीन गू रिफाइनमेंट मटेरियल थे। कमीने केकड़े, मैं तुझे चीर कर रख दूंगी। लिटिल हु इमोर्टल ने अपनी थोड़ी ऊपर उठाई और मुंह खोला, अपने छोटे केनाइन दांत दिखाते हुए, गुस्से में स्वॉम्प क्रैब की तरफ बढ़ते हुए खुद से बड़बड़ा रही थी। डोट डोट डोट। फैंग युआन को एक बेहद आरामदायक नींद आई। 3 दिन बाद वो उठा और बिस्तर पर पड़ा रहा, बिल्कुल हिलने का मन नहीं कर रहा था। इस बार उसने सच में अपने जिस्म और दिमाग को आराम दिया था। छठी अर्थली कैलेमिटी खत्म हो चुकी थी। फैंग युआन ने अपने लिए बहुत वक्त कामा लिया था, वो आखिरकार सांस ले सकता था। अपने पुनर्जन्म के बाद से वो साजिशें रच रहा था और विरोध कर रहा था, खासकर सैंचा माउंटेन पर। उसने अपनी परेशानी से निकलने के तरीके सोचने में हद से ज्यादा मेहनत की थी। ए फ्लैट, उसने आखिरकार ब्लेस्ड लैंड को बचा लिया था। फैंग युआन के लिए ये एक सुरक्षित और स्थिर जगह थी। अगर हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड तबाह हो जाता तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। उसने कई चीजें जाहिर कर दी थी, जैसे कि फिक्स्ड इमोर्टल ट्रैवल गू। फैंग युआन एक गू इमोर्टल नहीं था, वो इस इमोर्टल गू को अपने अपचर में नहीं रख सकता था। एक बार इसकी ऑरा लीक हो गई तो गू इमोर्टल्स आसानी से इसे महसूस कर लेते और उससे छीनने आ जाते। ए फ्लैट, फिक्स्ड इमोर्टल ट्रैवल गू हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड के अंदर रखा था, और क्योंकि वहां इमोर्टल एसेंस था, वो उस बिना चिंता के खिला सकता था। इसके अलावा सेकंड एपर्चर गू का रिफाइनमेंट भी था। लिटिल हु इमोर्टल के बिना इमोर्टल एसेंस को कंट्रोल करने के लिए फैंग युआन इस इमोर्टल गू को रिफाइन नहीं कर सकता था। उस कम से कम पहले गू इमोर्टल रेल्म तक पहुंचना पड़ता। तब तक डिवाइन ट्रैवल गू शायद किसी और ने रिफाइन कर लिया होता, बहुत देर हो चुकी होती। हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड को बचाना फैंग युआन के लिए एक बहुत बड़ी मदद थी। फैंग युआन थोड़ी देर लेता रहा, फिर उठकर खाने गया। पेट भरने के बाद वो फिर से सो गया। इस बार वो 10 घंटे सोया,
वो धीरे धीरे उठा, जैसे हाईयूज महसूस हुआ कि सारी थकान धुल गई है। उसका दिमाग साफ था, उसका सिर अच्छी तरह काम कर रहा था, और उसकी हालत जितनी अच्छी हो सकती थी उतनी थी। लैंड स्पिरिट कहाँ है? उसने पैर पटका, आवाज लगाते हुए। लिटिल हु इमॉर्टल एक स्वूश के साथ स्पेस को चीरते हुए उसके सामने आ गई। मालिक, मैंने उस केकड़े को पूरा खोल दिया है, हम उस अच्छे दाम में बेच सकते हैं। लिटिल हु इमॉर्टल का चेहरा लाल था क्योंकि वो ब्लेस्ड लैंड की मुसीबत के जिम्मेदार को टुकड़े टुकड़े करके बेहद खुश थी। ओ हाँ मालिक, यहाँ 3 लेटर्स हैं, ये आफत वाले दिन उस छेड़ से अंदर भेजे गए थे। लिटिल हु इमॉर्टल ने कहा, 3 गु निकालकर फैंग युआन को दे दिए। जब छेड़ इतने बड़े हो जाते हैं कि सुरंग बन जाते हैं, तब लोग अंदर बाहर आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले सिर्फ गु वॉर्म्स हाई छोटे दरारों से अंदर आ सकते थे। ये तीनों गु सभी लेटर पाथ गु वॉर्म्स थे। एक का आकार पेपर क्रेन जैसा था, ये रैंक 3 लाइटनिंग सिंबल पेपर क्रेन गु था। एक हरी चिड़िया थी, रैंक 5 और बिल्कुल असली लग रही थी, यह लेटर सेंडिंग ग्रीन बर्ड गु था। एक तलवार जैसा दिखता था, यह रैंक 3 फ्लाइंग स्वॉर्ड लेटर गु था। फैंग युआन की निगाहें चमक उठी जब उसने लेटर सेंडिंग ग्रीन बर्ड गु निकला। हरी चिड़िया एक लेटर में बदल गई, ये रैंक 7 गु इमॉर्टल फंग जियोगे ने भेजा था। फैंग युआन हैरान नहीं हुआ, जिस पाल उसने इस हरी चिड़िया गु को देखा, उस लगा कि ये वही है। फंग जियोगे का लहजा उसके लेटर में शांत था। उसने पहले फैंग युआन के लिए अपनी प्रशंसा और तारीफ व्यक्त की, फिर अपना इरादा बताया, फैंग युआन और उसकी बेटी फंग जिन हुआंग के बीच एक लड़ाई का इंतजाम करना। ऐसा लगता है कि स्पिरिट एफिनिटी हाउस वापस लौटने के बाद फंग जिन हुआंग उदास, चिड़चिड़ी और निराश थी। इस दौरान वो अपनी इज्जत वापस पाने के लिए लगन से कल्टिवेट कर रही थी। लड़ाई उसी ने शुरू की थी, वो फैंग युआन के साथ एक फेयर एंड स्क्वायर लड़ाई चाहती थी, स्पिरिट एफिनिटी हाउस और इमोर्टल क्रेन सेक्ट की शान दाव पर लगाकर। HMPH, लड़ाई करनी है तो क्या मुझे मानना पड़ेगा? फैंग युआन ने नफरत से कहा। उसका वक्त इतना कम था, कल्टिवेट करने के लिए टाइम काफी नहीं था। फैंग युआन अपना वक्त और मेहनत फंग जिन हुआंग की चैलेंज को एक्सेप्ट करने में बर्बाद नहीं करेगा। फंग जिन हुआंग एक बड़े परिवार में पैदा हुई थी, उसके माँ बाप गु इमॉर्टल्स द और एक सेक्ट उसके पीछे था। अगर उसके पास ब्लेस्ड लैंड होता और आफत आती तो एक बड़ी टीम उसके लिए लड़ती। लेकिन फैंग युआन बिल्कुल अकेला था, उस हर चीज के लिए खुद पर निर्भर रहना पड़ता था। उसका इस अमीरजादी के साथ खेलने का कोई मूड नहीं था। कितना बेवकूफाना ख्याल है, वो अपनी इज्जत वापस पाना चाहती है तो मुझे उसके साथ खेलना पड़ेगा? हंसी आती है, फैंग युआन ने गुस्से से कहा। दूसरों से अलग यूज फंग जियोगे से डर नहीं लगता था, क्योंकि जल्द ही फंग जियोगे को हेवनली कोर्ट बुलाया जाएगा और वो सफलतापूर्वक असेंड कर जाएगा। उसके लिए नीचे आकर सेंट्रल कॉन्टिनेंट में फिर से आना आसान नहीं होगा। लेकिन इस लेटर में ऐसा लगता है कि ये बाप बेटी की जोड़ी सोचती है कि मैं इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का चेला हूं, ये क्या चक्कर है? फैंग युआन की ईड शक से चमक रही थी। दूसरी पार्टी एक गु इमॉर्टल थी, वो इतनी मामूली गलती नहीं करते। इसका मतलब कुछ छिपी हुई उलझने थी। फैंग युआन ने फ्लाइंग स्वॉर्ड लेटर गु निकला। यूज खोल कर देखा तो ये एक और चैलेंज लेटर था, लेकिन इस लेटर में सिर्फ गाली गलौच और धमकियां थी। फैंग युआन के लगभग सभी पूर्वजों का जिक्र था, यहां तक कि इमॉर्टल क्रेन सेक्ट की इज्जत का भी इस्तेमाल किया गया था ताकि फैंग युआन को लड़ाई एक्सेप्ट करने के लिए उकसाया जा सके। आखिर में एक धमकी भी थी, अगर फैंग युआन नहीं माना तो वो इस लेटर का कंटेंट पब्लिक कर देगा और दुनिया को बता देगा कि फैंग युआन एक काया है। फैंग युआन ने ध्यान से देखा, हल्के से मुस्कुराते हुए, ओ, तो ये बदमाश जियान यी शेंग है। जियान यी शेंग एक मेटल पाथ गु मास्टर, उसकी शक्ल और पर्सनैलिटी दोनों हाई अजीब थे। वो छिपकर हमला करने में सबसे माहिर था और नुकसान उठाने से सबसे ज्यादा नफरत करता था। वो TNT माउंटेन पर डिमोनिक पाथ के गु इमॉर्टल्स में से एक था। वो सच में एक नीचा और धोखेबाज काया था। फैंग युआन की पिछली जिंदगी में उसने उससे कई बार हमले झेले थे। आखिरकार उसने फैंग युआन को इतना गुस्सा दिला दिया कि उसने ब्लड सी बुला लिया। इस जियान यी शेंग को अपने ब्लेस्ड लैंड में छिपने पर मजबूर कर दिया, लड़ने से डरता था। उसने उस 20 साल तक ब्लॉक किया, जब तक जियान यी शेंग को एहसास नहीं हुआ कि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। वो से नहीं पाया और आखिरकार फैंग युआन के सामने घुटने टेक कर सरेंडर कर दिया, बिना किसी गु इमॉर्टल की शान के। और इस आदमी ने फैंग युआन को चैलेंज क्यों किया? इसकी वजह ये थी कि वो बेहद बदकिस्मत था। जब फैंग युआन ने ब्लेस्ड लैंड का एक हिस्सा छोड़ दिया और ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो को TNT माउंटेन की तरफ फेंक दिया,
तो जियान यीशेंग का इत्तेफाक से उससे सामना हो गया। इस वक्त भले हाई जियान यीशेंग एक गू इमोर्टल था, उसके पास कोई इमोर्टल गू नहीं था, और ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो ने यूज बुरी तरह पीटा। वो डरपोक की तरह अपने ब्लेस्ड लैंड में भाग गया और आखिरकार ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो से पीछा छुड़ाया। घर पहुंचने के बाद उसने अपने नुकसान जिन और गुस्से से भर गया, पैर पटकने लगा। गुनाहगार का पता लगाने के बाद उसने एक फ्लाइंग स्वॉर्ड लेटर गू भेजकर फैंग युआन को चैलेंज किया। HMPH, वो जानता है कि मैं एक मोर्टल हूं, फिर भी उसने मुझे गू इमोर्टल होकर चैलेंज किया। उसने अपना लेटर भी इतनी शराफत से लिखा है, फेयरनेस की बातें कर रहा है। ये कचरा अभी भी उतना ही बेशरम है जितना मुझे याद है। लेकिन उसने क्यों सोचा कि मैं इमोर्टल क्रेन सेक्ट का मेंबर हूं? फैंग युआन ने बड़े शक के साथ लाइटनिंग सिंबल पेपर क्रेन गू खोला। उसने उस हल्का सा खोला और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, एक हैरान करने वाला एक्सप्रेशन दिखाते हुए। क्या फैंग जेंग जिंदा है? आगे पढ़ने पर उसके सारे शक दूर हो गए। तो ये बात है, इमोर्टल क्रेन सेक्ट का ये है फंग यांग एक चालाक आदमी है, अपने कंपेटिटर्स को खत्म करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन उसने मुझे बहुत कम आंका है। मैं इमोर्टल क्रेन सेक्ट में क्यों शामिल हूंगा? लेकिन लेटर में जो लिखा है वही मुझे अभी चाहिए। ऐसा सोचते हुए फैंग युआन ने अपना मन बना लिया। उसने लैंड स्पिरिट को बुलाया। जाओ, ब्लेस्ड लैंड को थोड़ा सा खोलो और उस गू मास्टर को अंदर आने दो जो मेरे जैसा दिखता है। चैप्टर 419, फैंग जेंग का दर्द। TNT पहाड़ बादलों के ऊपर ऊंचा खड़ा था, कुल 3000 किलोमीटर्स तक पहुंचता हुआ। यह सेंट्रल कॉन्टिनेंट के केंद्र में स्थित था। ये विरासतों की भूमि थी, संतों का पहाड़। प्राचीन काल में ये अमर लोगों की सीधी थी जो स्वर्गीय दरबार तक पहुंच सकती थी। इमोर्टल क्रेन सेक्ट के एलीट चेले अब TNT पहाड़ के दामन में खड़े 1 घंटे से इंतजार कर रहे थे। और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? ये फैंग युआन कुछ ज्यादा ही भाव खा रहा है ना? SSH, चुप रहो। वो गू यू फैंग जेंग का भाई है, हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड का मालिक। वैसे फैंग जेंग का ये भाई सच में कमाल का है। उसने फंग जिन हुवैंग, सियो ची जिंग, यिंग शेंगजी और बाकियों को हरा दिया। तो क्या हुआ? अगर मेरे पीछे कोई सुप्रीम एल्डर होता जो मुझे फिक्स्ड इमोर्टल ट्रैवल गू इस्तेमाल करने में मदद करता, तो मैं भी ब्लेस्ड लैंड जीत सकता था। हमारे क्लैन के एल्डर्स सच में होशियार हैं। फैंग जेंग को उनका ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल किया, जबकि असली तुरूप का पत्ता तो हमेशा से फैंग युआन हाई था। ... इस बात को सच करने के लिए इमोर्टल क्रेन सेक्ट ने अपने सभी चेलों से झूठ बोला था। इमोर्टल क्रेन सेक्ट के चेलों को अब पता था कि उनके सेक्ट में गू यू फैंग युआन नाम का कोई है। इन 3 महीनों में वो सबसे चर्चित विषय बन गया था जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था। वो रहस्यमयी और लोकी था जिससे लोग उसके बारे में और जानने को UTSUK थे। एक ही झटके में दुनिया को हैरान कर दिया। उसने इमोर्टल क्रेन सेक्ट के लिए इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड हासिल किया और यहां तक कि इमोर्टल क्रेन सेक्ट को 10 सेक्टन में से अलग खड़ा कर दिया। इससे बाकी चेलों को गर्व महसूस हुआ। उनकी सारी बातें फैंग जेंग के कानों में पड़ रही थी। फैंग जेंग उन लोगों के आगे खड़ा था, उसकी निगाहें धुंधली थी जब वो TNT पहाड़ को देख रहा था। इन दिनों वो एक चलती फिरती लाश बन गया था। उस नहीं पता था कि उसने पिछले कुछ दिन कैसे गुजारे हैं। जब फैंग जेंग ने किंग माओ पहाड़ छोड़ा था, उसने बदला लेने की कसम खाई थी, अपने मारे हुए कबीले वालों के लिए इंसाफ पाने की। वो अपने साथ एक बड़ी नफरत लेकर आया था, बदले का मकसद यूज कल्टिवेट करने के लिए हिम्मत और प्रेरणा दे रहा था। वो बाकी सभी चेलों से ज्यादा मेहनती था, उसने 1 सेकंड के लिए भी आलस नहीं किया। उसने कई बार कल्पना की थी इस दृश्य की, जब वो फैंग युआन को ढूंढ लेगा, उस हराकर जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर करेगा, किंग माओ पहाड़ पर किए गए अपने सभी कामों के लिए पछताने पर। इसके बाद उसके कबीले वाले आखिरकार शांति से आराम कर सकेंगे। इसलिए डांग पहाड़ पर उसने कई बार हार मानने का मन करने के बावजूद हार नहीं मानी। जब भी वो फैंग युआन के बारे में सोचता, उसके दिल में एक मजबूत प्रेरक शक्ति आ जाती जो उस आगे चढ़ने में मदद करती। वो इमोर्टल इनहेरिटेंस हासिल करना चाहता था, न सिर्फ इसलिए कि वो अपने मास्टर को निराश नहीं करना चाहता था या क्लैन की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता था, बल्कि इसलिए भी कि अगर उसके पास ब्लेस्ड लैंड होता तो बदला लेने के उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि जिंदगी उस इतनी बुरी तरह और अचानक टक्कर मारेगी। गू यू फैंग युआन, उसका सगा भाई, उसके कई डरावने सपनों का मुख्य किरदार, पहाड़ की चोटी पर प्रकट हो गया। सबकी नजरों के सामने उसने विरासत हासिल कर ली, यहां तक कि गू इमोर्टल्स भी उसका कुछ नहीं कर सके।
हारा हुआ फैंग जेंग सेक्ट वापस लौट आया। झटका, दर्द, हार, डर। वो क्लैन के झूठ को जानता था, वो सच जानता था, लेकिन ठीक इसी वजह से उसके दिल का साया कई गुना बढ़ गया था। ये सदमा उसके अंदर बचपन से पाल रहा था। भाई इतना होशियार क्यों है, लेकिन मैं इतना बेवकूफ क्यों हूं? ऐसा क्यों था कि मैंने इतनी मेहनत से कल्टिवेट किया, फिर भी मैं फैंग युआन से हार गया? ऐसा सदर्न बॉर्डर में क्यों हुआ, और सेंट्रल कॉन्टिनेंट में भी क्यों हुआ? क्या ये सच है कि मैं, गु यू फैंगझेंग, पूरी जिंदगी उसकी परछाई में जीने के लिए पैदा हुआ हूं, उस कभी पार नहीं कर सकता? जब भी फैंगझेंग ये सोचता, उसके दिल में एक गुस्से का एहसास होता, जो उस और ज्यादा कल्टिवेट करने के लिए उकसाता। लेकिन इस बार ये अलग था। ये बिल्कुल अलग था। क्लैन ने यूज जो मिशन अभी अभी सौंपा था, उसके बारे में सोचते हाई फैंगझेंग का शरीर कांप उठा। ब्लेसड लैंड फैंग युआन के कंट्रोल में था। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड को हासिल करने के लिए सेक्ट फैंग युआन को भर्ती कर रहा था। जब तक वो ब्लेस्ड लैंड SAUNP देगा, वो इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का एल्डर बन जाएगा। सेंट्रल कॉन्टिनेंट सेक्ट के सदस्य नीचे से ऊपर तक इस प्रकार दी आउटर डिसाइपल, इनर डिसाइपल, एलीट डिसाइपल, लेगेसी डिसाइपल। चेलो के ऊपर सेक्ट एल्डर द, जो अक्सर रैंक 4 कल्टिवेशन पर होते द सेक्ट के कई पहलुओं को नियंत्रित करते थे। सेक्ट एल्डर के ऊपर सेक्ट लीडर था, उस कम से कम रैंक 5 मिडिल स्टेज का होना चाहिए था, और वो मुख्य जिम्मेदार व्यक्ति था। और क्लैन लीडर के ऊपर सुप्रीम एल्डर्स थे। यह सुप्रीम एल्डर्स सभी गु इमॉर्टल्स द, वो आमतौर पर बहुत कम दिखते थे, कल्टीवेशन में लीन रहते थे। सिर्फ जब सेक्ट जीवन मरण की स्थिति का सामना करता, या जब कुछ महत्वपूर्ण होता, तब वो प्रकट होते और दुनिया को इमॉर्टल क्रेन सेक्ट की असली शक्ति का एहसास दिलाते, टॉप 10 सेक्टर में से एक के रूप में। जब से मेन इमॉर्टल क्रेन सेक्ट में शामिल हुआ हूं, मैंने इन सालों में इतनी लगन से कल्टिवेट किया है। आउटर डिसाइपल से मेन इनर डिसाइपल बना, और इनर डिसाइपल से मेन एलीट डिसाइपल बना। सेक्ट की परीक्षा में मेन एलीट चेलों में से टॉप चेला बनकर उभरा। लेकिन अब फैंग युआन को बस एक शब्द कहना है, और वो एक सेक्ट एल्डर बन जाएगा। कोई भी चेला जो उस देखेगा, उस झुककर सलाम करना पड़ेगा। जब भी फैंग जेंग इस बारे में सोचता, उसके दिल में एक गहरा दर्द होता। अगर फैंग युआन सच में एक एल्डर बन गया, तो यूज हर बार यूएस दुश्मन को झुककर सलाम करना पड़ेगा। ऐसी जिंदगी में क्या मजा था? जीने का कोई मतलब था? मास्टर, क्या मेरी सारी मेहनत और कोशिश बेकार चली गई? इस वक्त फैंग जेंग TNT पहाड़ के दामन में खड़ा था, फैंग युआन से मिलने का इंतजार कर रहा था। वो अनिवार्य रूप से गहरे आत्मसंदेह में पड़ गया था। लॉर्ड स्काई क्रेन ने तुरंत यूं सांत्वना दी, फैंग जेंग, तुम्हें अपना नजरिया बदलना होगा। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ने इमॉर्टल इनहेरिटेंस के लिए बहुत कुर्बानी दी है। हमने एक इमॉर्टल गु तक इस्तेमाल किया है। सेक्ट के लिए हमें इससे बड़े पर्सपेक्टिव से देखना होगा, और अपनी निजी दुश्मनी को कुछ वक्त के लिए भुलाना होगा। फैंग जेंग, तुम्हें समझना होगा, यह इमॉर्टल क्रेन सेक्ट हाई है जिसने तुम्हें पाला पोसा है। अब जब सेक्ट को तुम्हारी कुछ कुर्बानियों की जरूरत है, तुम अपनी जड़ें नहीं भूल सकते। भले ही उसने ये कहा, लॉर्ड स्काई क्रेन अपने दिल में आहें भर रहा था। वो फैंग जेंग की शख्सियत को समझता था, इसलिए उसका दिल और भी चिंतित था। ए फ्लैट तक बदले का ख्याल हाई फैंग जेंग को एक स्तंभ की तरह आगे बढ़ा रहा था। ये उसके इस कल्टिवेशन के सफर का जुनून भी था। लेकिन अब सेक्ट के आदेश द की फैंग जेंग इस जुनून को छोड़ दे, ये किसी भी चोट से ज्यादा घातक था। संभवतः इस तरह के झटके के बाद फैंग जेंग में कोई हिम्मत नहीं बचेगी, वो खुद को आत्मदया में डुबा देगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? वो एक ब्लेस्ड लैंड है, और उसमें डांग पहाड़ जैसी एक फॉरबिडन ग्राउंड भी है। पहाड़ पर के गुडस्टोन्स हमारे चेले इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे पूरे सेक्ट की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा फैंग युआन के पास ब्लड स्कल गु और फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गु भी हैं। ये चीजें बहुत ज्यादा कीमती हैं, इतनी जरूरी, एक एलिट चेला उनसे कैसे तुलना कर सकता है? लॉर्ड स्काई क्रेन को अपने दिल में दुख महसूस हुआ, लेकिन उसने फिर भी फैंग जेंग से कहा, मेरे अच्छे चेले, तुम्हें अपने बदले की इच्छा पर काबू रखना होगा। थोड़ी सी बेचैनी बड़े प्लान्स को खराब कर देती है, इसे अपनी सहनशक्ति की परीक्षा समझो। अपने भाई से मिलने के बाद हमला मत करना। ब्लेसड लैंड के अंदर तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसा कहते हुए लॉर्ड स्काई क्रेन को हे फैंग यांग ने जो हिदायत दी थी वो याद आई, मेन फैंग युआन और फैंग जेंग के बीच की दुश्मनी को जानता हूं। अगर जरूरत पड़ी तो हम फैंग जेंग को कुर्बान कर सकते हैं, तुम फैंग जेंग की जगह बातचीत कर सकते हो। ही फैंग यान पर इस वक्त काफी दबाव था, सभी सुप्रीम एल्डर्स उसके हर कदम पर नजर रखे हुए थे।
मास्टर, आप कह रहे हैं कि मैं इसे एक परीक्षा समझूं? मैं कोशिश करूंगा। फैंग झेंग ने अपनी भींची हुई मुट्ठी ढीली की, फिर उस दोबारा भींचा। वो अपने दिल में संघर्ष कर रहा था, उस दर्द और गुस्सा महसूस हो रहा था। अगर कोई बदला लेने की कसम खाए और सफलता तक कल्टिवेट करे, सिर्फ ये पाने के लिए कि उसका दुश्मन मर चुका है। ये दर्द है। अगर कोई बदला लेने की कसम खाए और सफलता तक कल्टिवेट करे, लेकिन पाए कि वो अपने दुश्मन को हरा नहीं सकता और उसका दुश्मन अभी भी अच्छे से जी रहा है। ये बहुत बड़ा दर्द है। अगर कोई बदला लेने की कसम खाए और सफलता तक कल्टिवेट करे, लेकिन पाए कि ना सिर्फ वो अपने दुश्मन को हरा नहीं सकता, बल्कि उसके साथ एक झूठा दोस्ताना रवैया अपनाना पड़ेगा, उम्मीद करते हुए कि दुश्मन उसका सुपीरियर बन जाएगा। ये सभी दर्दों में सबसे बड़ा दर्द था। ही फैंग जेंग, ज़ायदा मत सोचो। फैंग युआन शायद अच्छे वक्त से नहीं गुजर रहा है। ब्लेस्ड लैंड में एक आफत आई है। तुम एक आफत की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। भले ही तुम्हारे भाई के पास एक इमॉर्टल गू हो, वो अभी भी एक मोर्टल है। जल्द ही वो एक अर्थली कैलेमिटी की भयानक शक्तियों का अनुभव करेगा। तब तक ब्लेस्ड लैंड छेदों से भर जाएगा और उस बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। इस सफर में तुम्हारी सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लॉर्ड स्काई क्रेन ने यूज फिर से सांत्वना दी। फैंग झेंग ने यह सुना और उसका मूड थोड़ा हल्का हो गया। अर्थली कैलेमिटी शुरू हो रही है। ही फंग यांग ने बड़बड़ाया। वो पर्दे के पीछे ही रहा था। पहला, इन एलीट चेलों की रक्षा के लिए। दूसरा, दूसरे गू मास्टर्स के बुरे इरादों से बचने के लिए। और तीसरा, अगर फैंग युआन इस अर्थली कैलेमिटी को रोक नहीं पाया तो यूज मदद करनी पड़ेगी। इस वक्त वो यूएस जगह को देख रहा था जहां टीएनटी पहाड़ पर हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड छिपा हुआ था। महसूस कर रहा था कि वहां तबाही की एक औरा थी। जल्द ही उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई क्योंकि टीएनटी पहाड़ पर एक अजीब नजारा दिखा। घास के मैदान के टुकड़े टीएनटी पहाड़ पर प्रकट होने लगे। वो बादलों या कोहरे जैसे थे, भ्रमक और असली नहीं। एक पहाड़ पर घास का मैदान कैसे हो सकता है? यह ब्लेस्ड लैंड का छेड़ था, और एक बड़ा छेड़ जो बहरी लोगों को ब्लेस्ड लैंड के अंदर का नजारा देखने दे रहा था। ऐसा छेड़ सिर्फ गू वॉर्म्स को हाई अंदर ले जा सकता था। गू मास्टर्स के अंदर जाने में अभी भी कुछ वक्त था। दूसरी तरफ लॉर्ड स्काई क्रेन ने पहले ही पुकार दिया था, छेड़ दिख गया है, लाइटनिंग सिंबल पेपर क्रेन गू अंदर भेजो। फैंग झेंग ने दांत पीसे। सबकी निगरानी में उसने प्राइमेवल एसेंस डाला और गू वर्म को एक्टिवेट किया। लाइटनिंग सिंबल पेपर क्रेन गू बिजली की तरह तेज था, छेड़ में उड़ता हुआ चला गया। लेकिन ठीक उसके बाद घास के मैदान की तस्वीर प्राइमेवल एसेंस के एक गुच्छे में बदल गई। जैसे ही वो हवा में घुल गया, लाइटनिंग सिंबल पेपर क्रेन गू डू चक्कर लगाकर फैंग झेंग के हाथों में वापस आ गया। ये फैंग युआन ब्लेस्ड लैंड का एक हिस्सा छोड़ रहा है, उस पूरी तरह से हटा रहा है। लगता है वो चिंतित है कि गू मास्टर्स अंदर घुस सकते हैं जब छेड़ सुरंग में बदल जाएगा। ही फंग यांग थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन जल्दी उसने हंसी उड़ी। करते रहो, देखते हैं तुम कितनी जमीन छोड़ सकते हो। हर जमीन का टुकड़ा जो तुम छोड़ोगे वो अपने ही मांस को छोड़ने के बराबर है। लेकिन तुरंत ही हे फंग यांग का चेहरा बदल गया। वो अभी भी जारी है। उसने पहले ही कई स्क्वायर किलोमीटर की जमीन फेंक दी है। वो सच में बहादुर है। कोई हैरानी नहीं कि उसने विरासत छीन ली। लेकिन कुछ पाल बाद हे फंग यांग का चेहरा बदसूरत हो गया। लगता है कि इस बार ये अर्थली कैलेमिटी बहुत खतरनाक है। लेकिन वो कितनी जमीन छोड़ने वाला है? उसने पहले ही 10 स्क्वायर किलोमीटर जमीन फेंक दी है। ये बर्बादी करने वाला। चैप्टर 420, भाइयों की मुलाकात। टीएनटी पहाड़ पर छेड़ एक के बाद एक तेजी से दिखने लगे। ना सिर्फ इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के एलीट चेले ध्यान से देख रहे थे, बल्कि कई गू इमॉर्टल्स भी पर्दे के पीछे से नजर रखे हुए थे। इस दौरान फैंग झेंग ने 3 बार कोशिश की और आखिरकार लाइटनिंग सिंबल पेपर क्रेन गू को ब्लेस्ड लैंड में भेजने में कामयाब रहा। एक हरी चिड़िया ने अपने पंख फैलाए और वो भी छेदों में घुस गई, हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड तक पहुंच गई। यह लेटर सेंडिंग ग्रीन बर्ड गू है। फंग जिउगे क्या करने की कोशिश कर रहा है? ही फंग यांग ने यह देखा और उसका चेहरा काला पड़ गया। लेकिन अगले हाई पैल उसकी पुतलियां सुई की नोक जितनी छोटी हो गईं, उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसके चेहरे पर बेहद हैरानी का भाव था। हे भगवान, वो ब्लेस्ड लैंड का इतना बड़ा हिस्सा छोड़ रहा है? ही फंग यांग की जबान लड़खड़ा गई। वो एक मूर्ति की तरह हक्का बक्का रह गया। फैंग युआन ने 600 स्क्वायर किलोमीटर जमीन छोड़ दी। टीएनटी पहाड़ की कमर ब्लेस्ड लैंड की परछाई से भर गई थी। घास के मैदान ने सबकी नजरों को भर दिया। एक गू इमॉर्टल ने सबसे पहले रिएक्ट किया, तलवार की एक चमक के साथ प्रकट हुआ। हा, ब्लेस्ड लैंड का कितना बड़ा टुकड़ा है,
ये मेरा है, इससे मुझसे छीनने की सोचना भी मत। जियान यीशेंग चिल्लाया, इस जमीन के टुकड़े को अपने ब्लेस्ड लैंड में खींचकर अपना इलाका बढ़ाना चाहता था। लेकिन ठीक उसी वक्त एक बिजली की चमक दिखाई दी। भाड़ में जाओ। जियान यीशेंग बेखबर पकड़ा गया। उसने गालियां दी जब ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो ने यूज एक टॉप के गोले की तरह उड़ा दिया। लेकिन जिन यीशेंग भी कोई कम चीज नहीं था। उसने तुरंत ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो के साथ लड़ाई शुरू कर दी। उन्होंने एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। जमीन कांप उठी जब इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के एलीट चेले हैरानी से देख रहे थे। और भी हैरान करने वाली बात यह थी कि अगले ही पाल दर्जन से ज्यादा लोग प्रकट हुए और भूखे भेड़ियों के झुंड की तरह बिजली की रफ्तार से इस 600 स्क्वायर किलोमीटर्स जमीन का एक एक टुकड़ा ले लिया। तुम सब हरामजादो, मैंने उस राक्षस को दूर भगाया। मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की, लेकिन तुम लोगों ने मेरे लिए जमीन का एक टुकड़ा तक नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारे सब पूर्वजों को गाली देता हूं। मैं श्राप देता हूं कि तुम सबको कब्ज हो जाए और तुम्हारे सारे बच्चे मुर्गे की पूंछ के साथ पैदा हों। जियान यीशेंग गुस्से में चिल्लाया। उसने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं उठाया था। ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो ने यूज इतनी बुरी तरह पीटा था। और वो छोटा बदमाश फैंग युआन, वो सच में बुरा और हिम्मत वाला है। मेरे खिलाफ ऐसी साजिश रच रहा है। अगर दम है तो सीधे सीधे ले दो। उसने फ्लाइंग स्वॉर्ड लेटरगू भेजे दिया। फ्लाइंग स्वॉर्ड लेटरगू बेहद तेज था। वो स्पेस को चीर सकता था। बिना छेड़ के भी वो ब्लेस्ड लैंड में घुस सकता था। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का टोला चक्कर में था। क्या ये एक गू इमॉर्टल का बर्ताव था? यह जियान यीशेंग हम गू इमॉर्टल्स के नाम पर पूरा कलंक है। ही फंग यांग ने शर्म से अपना चेहरा ढक लिया। इसी वक्त एक चमकदार सफेद सुनहरी रोशनी दिखाई दी। रोशनी में एक लाल दरवाजा था, 30 मीटर ऊंचा। उस पर एक इंद्रधनुषी रंग का प्लाक था। गुलाबी रंग के बादल इकट्ठे हुए जब इंद्रधनुषी रोशनी फैंग झेंग के शरीर पर पड़ी। पलक झपकते ही फैंग झेंग वहां से गायब हो गया। ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो या डेसोलेट बीस्ट स्वॉम्प क्रैब को ब्लेस्ड लैंड से बाहर भेजना लिटिल हु इमोर्टल की काबिलियत से बाहर था। लेकिन एक फैंग झेंग को ट्रांसपोर्ट करना आसान था। वो अंदर चला गया। ये देखकर हेफंग यांग के दिल को चैन मिला। आसमान से एक बिजली की चमक उतरी। यह ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो था। लेकिन सफेद सुनहरी रोशनी ने लाल दरवाजे को वक्त पर हटा दिया। बाल बाल बचकर ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो का ब्लेस्ड लैंड में घुसने का इरादा नाकाम हो गया। फैंग झेंग को महसूस हुआ कि उसके आसपास सब धुंधला हो गया है। फिर उसकी ईल की रोशनी वापस आई और उसके आसपास का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। वो एक घास के मैदान पर खड़ा था। उसके चारों तरफ घास थी। उसके ऊपर बादल बेहद घने और काले बादल। ज्यादा दूर नहीं, कई झीलें थी जिनकी सतह पर लहरें थी। ये हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड पहुंच गया। फैंग झेंग ने जल्दी से रिएक्ट किया। उसके सभी गू वॉर्म्स ऐप सील हो चुके बिल्कुल कंपटीशन के दौरान जैसा ही था। धुएं का एक गोला उसके सामने प्रकट हुआ, एक आईने के आकार में फैल गया। आईने में फैंग युआन की छवि दिखाई दी। वो कुर्सी पर पीठ टिका कर बैठा था। उसने अपना दाएं पैर बाएं पैर पर रखा हुआ था जबकि उसका बाएं हाथ घुटने पर था और उसका दाएं हाथ कुर्सी के हैंडल पर उसकी थोड़ी को हल्के से सहार दे रहा था। उसके काले बाल उसके चेहरे पर लापरवाही से लटक रहे थे जबकि उसकी उंगली सिकुड़ी हुई थी। एक आलसी और बेपरवाह अंदाज दिखा रही थी, लेकिन लोगों को एक खतरे का एहसास भी दे रही थी, अंधेरा और रहस्यमयी। मेरे प्यारे छोटे भाई, सोचा ना था कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट में तुमसे फिर मिलूंगा, फैंग युआन बोला। उसकी आवाज इतनी अनजान, फिर भी फैंग झेंग के लिए इतनी जानी पहचानी थी। फैंग झेंग का शरीर कांप उठा। उसकी ईल से तेज गुस्सा फूट पड़ा जब वो गुर्राया, गु यू फैंग युआन, तुम पागल और लाइलाज शैतान, तुमने अपने पूरे कबीले को कत्ल कर दिया। मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। ऐसा कहकर वो फैंग युआन की तरफ दौड़ा। लेकिन ये फैंग युआन सिर्फ धुएं से बना एक प्रोजेक्शन था। जब फैंग झेंग उसकी तरफ दौड़ा तो वो गायब हो गया, लेकिन जल्दी ही फिर से फैंग युआन की एक पूर्ण छवि में जुड़ गया। फैंग झेंग ने फैंग युआन की तरफ इशारा किया, चिल्लाते हुए, फैंग युआन, तुमने मुझसे सामना करने की भी हिम्मत नहीं है? तुम कायर, बेशरम गद्दार, तुम एक गैर इंसानी जानवर हो। अगर तुम मर भी जाते तो क्या, सोचना भी मत कि तुमने अपनी जान बचाने के लिए अपने पूरे कबीले को कत्ल कर दिया। ऐसा घिनौना काम तुम कैसे कर सकते हो? क्या तुम इंसान भी हो? ही। फैंग युआन दिल खोलकर हंसा, आराम से अपनी कुर्सी पर झुकते हुए। मेरे प्यारे छोटे भाई, तुम अभी भी उतने ही बेवकूफ हो। चाहे मैंने कुछ किया हो या ना किया हो, वो मरने ही वाले थे। अगर ऐसा है तो मैं क्यों नहीं जी सकता? अगर मेरे पलटवार ना होता तो क्या तुम्हें सेंट्रल कॉन्टिनेंट लाया जाता? सच तो यह है,
मैंने तुम्हारी जान बचाई है। मैं तुम्हारा उपकारी हूं। कुत्ते की बात, तुम सच को तोड़ मरोड़ रहे हो, तुम हद से ज्यादा बेशरम हो। फैंग झेंग ने फैंग युआन की बातें सुनी और उससे बेहद गुस्सा हो गया। फैंग युआन की हंसी रुक गई, उसने आ भरी, फैंग झेंग, मेरे भाई, तुम एक बहुत बड़ी निराशा हो। इतने सालों में तुम जरा भी नहीं सुधरे। चाहे तुम्हारी कल्टीवेशन कितनी भी ऊंची हो, तुम सिर्फ एक मोहरा हो। ठीक है, अब काम की बात करते हैं। मैंने इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का लेटर देख लिया है। अनबेकार वादों का जिक्र मत करना, जैसे मुझे एल्डर बनाना। हाँ, हम लेदी और सौदे जरूर कर सकते हैं। फैंग झेंग की छाती ऊपर नीचे हो रही थी, उसकी सांसें भारी थी जब वो नफरत से फैंग युआन की छवि को घूर रहा था। ये जुड़वा भाई, वो लगभग एक जैसे दिखते थे और उनके बीच सबसे नजदीकी खून का रिश्ता था। दुर्भाग्य से वो जान के दुश्मन थे। फैंग झेंग ने कुछ गहरी सांसें ली। फैंग युआन के प्रति अपने कत्ल के इरादे को दबाते हुए प्लान के निर्देशों के बारे में सोचा। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड के अंदर हमारे सेक्ट को फॉक्स ग्रुप्स या गू वॉर्म्स में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन डांग पहाड़ पर के गुडस्टोन्स की कुछ कीमत है। हम यहां बैचों में चेले भेजेंगे, तुम उन्हें डांग पहाड़ पर ले जाओगे। रुको, फैंग झेंग के बात खत्म करने से पहले ही यूज फैंग युआन ने रोक दिया। मुझे तुम्हारे इमॉर्टल क्रेन सेक्ट की ईमानदारी पर भरोसा नहीं है। ये है जो मुझे चाहिए, इसे मेरे लिए जल्द से जल्द तैयार करो और मुझे सौंप दो। मेरे पास प्राइमेवल स्टोन्स नहीं हैं, लेकिन मेरे पास बदले में स्वॉम्प क्रैब की लाश है। डिटेल्स लेटर में हैं, वापस जाकर इस पर विचार करो। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, एक छोटा सा बिजली का झटका उड़कर फैंग झेंग के हाथ में आ गया। ये वही लाइटनिंग सिंबल पेपर क्रेन गू था। यह लाइटनिंग सिंबल पेपर क्रेन गू पहले हाई फैंग युआन ने रिफाइन कर लिया था और अब वो यूज इस्तेमाल कर रहा था। इसके कंटेंट में वो गू वॉर्म्स और मटेरियल्स द जो फैंग युआन को चाहिए थे, साथ हाई स्वॉम्प क्रैब के खून, मांस, हड्डियों और शेल ईटीसी की डिटेल्स भी थी। फैंग झेंग ने अपना सिर उठाया और बोलना चाहा, लेकिन उसने देखा कि उसके सामने का दृश्य बदल गया। उस पहले ही बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था। चार तरफ चेक करो, कोई शक वाली चीज है? फैंग झेंग के जाने के बाद फैंग युआन ने आराम नहीं किया, बल्कि लैंड स्पिरिट को निर्देश दिया। ब्लेसड लैंड इमॉर्टल गू को रोक नहीं सकता था। फैंग युआन फैंग झेंग से पर्सनली नहीं मिला क्योंकि उस चिंता थी कि वो अपने साथ एक इमॉर्टल गू ला सकता है। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के पास बहुत सारे रिसोर्सेज उनके पास काफी इमॉर्टल गू थे। भले हाई फैंग झेंग का एपर्चर इमॉर्टल गू नहीं ले जा सकता था, क्योंकि ऑरा आसानी से लीक हो जाती। गू वर्ल्ड में हर तरह की चीजें हो सकती थी, एक इमॉर्टल गू की ऑरा को छिपाने के तरीके जरूर थे। फैंग युआन को इससे सतर्क रहना था। लैंड स्पिरिट ने कई बार चेक किया और कोई समस्या नहीं थी। इसके बाद फैंग युआन ने आखिरकार आराम किया। अर्थली कैलेमिटी के बाद क्या हालात यहां से बेहतर होंगे? फैंग युआन ने अपनी ऊँगली सिकोड़ी, अपनी वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुए। वर्तमान स्थिति उसके लिए उम्मीद से कहीं ज्यादा फायदेमंद थी। अकेले ही इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड को निगलने के लिए इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ने यूज ढाल बनाया। ऐसी हिम्मत सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 महान सेक्टों में से एक से यही उम्मीद थी। सबसे ऊपर फायदा, दुश्मन और दोस्त सब इसी बुनियाद पर बनते हैं। आम शब्दों में यह बड़े पिक्चर की दूरदृष्टि थी। सेक्ट सिस्टम से बंधे और बड़े पिक्चर के दबाव में, तो क्या हुआ अगर फैंग झेंग उससे नफरत करता था? यूज फिर भी आकर ले दे की बात करनी पड़ी। एक बार जब उन्हें एहसास हो जाएगा कि वो मुझे इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकते, कि जबरदस्ती करने से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, इमॉर्टल क्रेन सेक्ट स्वाभाविक रूप से मेरे पास समझौता करने, ले दे करने आएगा। भले ही बहरी लोगों को पता चल जाए, डेमोनिक पाथ के साथ गठबंधन की कोई अफवाह नहीं होगी, क्योंकि इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ने पहले ही मान लिया है कि मैं उनके सेक्ट का हिस्सा हूं। ये एक सोचा समझा फैसला था, लेकिन यही तो मुझे भी चाहिए था। भले ही ये चेले की पहचान इतनी झूठी हो, ये बाकी ताकतों को दूर भगाने के लिए काफी है। जियान ई शेंग और फंग जियोगे के लेटर्स को देखकर कोई भी आसानी से बता सकता है कि यह पहचान कितनी कीमती है। फैंग युआन ने इसके बारे में सोचा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सच तो यह है, वो अभी भी डिमोनिक पथ में है, वो अभी भी अकेला है, अपने तरीके से काम कर रहा है, कोई उस रोक नहीं सकता। लेकिन साथ ही वो ले देख कर सकता है और अपने जरूरी रिसोर्सेज का आदान प्रदान कर सकता है। पहले मेन लैंड या ब्लेस्ड लैंड जाकर कनेक्टिंग हेवन गू छीनना चाहता था, लेकिन अब जब मेन इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के साथ डील कर सकता हूं, मुझे वो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड मेरे पास होने से इमॉर्टल क्रेन सेक्ट इसे जाने नहीं देगा
वो इस वक्त सिर्फ सतर्कता के कारण और मजबूरी में डील्स कर रहे हैं। मैं लापरवाह होकर उन्हें कमजोरी का फायदा उठाने का मौका नहीं दे सकता। फैंग युआन ने खुद को याद दिलाया। और जहां तक उसके भाई फैंग झेंग की बात है, वो दूसरे दर्जे का मामला था। यूज मारने का फायदा सिर्फ ब्लड स्कल गू के लिए होगा, अपचे की एप्टीट्यूड को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। इससे जो समस्या आएगी वो है इमॉर्टल क्रेन सेक्ट से दुश्मनी मोल लेना और खुद को बड़े खतरे में डालना। अपने ही भाई को मारना एक शुद्ध डिमोनिक काम है। अगर बहरी लोगों को पता चल गया तो इसे फैंग युआन द्वारा इमॉर्टल क्रेन सेक्ट को धोखा देने के रूप में देखा जाएगा। इस वक्त दास सेक्ट और अनगिनत डिमोनिक गु इमॉर्टल्स अपनी लालची नजरें हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड की तरफ लगा देंगे। कोई भी चीज हमेशा के लिए राज नहीं रहती। एक बार मामला खुल गया तो भले हाई इमॉर्टल क्रेन सेक्ट अभिनय करना जारी रखना चाहे, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। फैंग युआन की वर्तमान स्थिति थी, एप्टीट्यूड बढ़ाना उसके दूसरे उद्देश्यों से कम महत्वपूर्ण था। भले ही उसकी एप्टीट्यूड बढ़ जाए, यूज कल्टिवेट करने के लिए अभी भी रिसोर्सेज की जरूरत थी। फ्लैट सबसे जरूरी बात थी स्थिति को स्थिर करना और ब्लेस्ड लैंड के रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल करके उन्हें अपनी ताकत में बदलना। चैप्टर एंड।